नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रंजन गोगोई जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है। इसके बाद एक बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स से भी इस इशू को रिलेट करके देख सकते हो। देखो, जब चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई तो इनकी बेंच ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर जजमेंट्स दी थी, जैसे अयोध्या वर्डिक्ट, इसके अलावा कश्मीर इशू, राफेल का मामला हो, सबरीमाला टेम्पल हो, या फिर असम में एनआरसी से संबंधित इशू हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर इनकी बेंच ने जजमेंट्स दी थी। आरोप ये लगता है ऑलमोस्ट ये सारी जो जजमेंट्स थी गवर्नमेंट जैसा चाहती थी उसी के हिसाब से थी ये जजमेंट्स। मतलब इनमें से कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं थी जिसने गवर्नमेंट को परेशानी में डालने का काम किया हो, या फिर सिंपल वर्ड्स में बात करें जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। तो अब देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा में जो नॉमिनेट किया गया है, ये एक एग्जाम्पल है क्विड प्रो का। मतलब चीफ जस्टिस रहते हुए रंजन गोगोई ने सरकार की मदद की, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट केसेस में जजमेंट्स सरकार के पक्ष में दी। अब सरकार उस मदद को लौटा रही है इनको राज्यसभा में नॉमिनेट करके, इनको राज्यसभा का मेंबर बना के। इसके अलावा देखो, जब जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, एक और बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। एक फीमेल स्टाफर को उन्होंने बोला था अपने घर में काम करने के लिए, लेकिन बाद में उस महिला स्टाफर ने एफिडेविट में अपनी हरासमेंट का आरोप लगाया जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर। उन्होंने एफिडेविट में कहा, जब मैंने हरासमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई तो मेरे खिलाफ फर्जी एक्शन लिया गया, मुझे सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, और मेरे ब्रदर इन लॉ जिनको जॉब दिलवाई थी जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको भी सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया। इसके अलावा मेरे हस्बैंड और उनके भाई को दिल्ली पुलिस से भी सस्पेंड करवा दिया गया। मेरे खिलाफ एक झूठा केस दर्ज करवाया गया। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में पुलिस मुझे लेकर आई और उसके बाद मुझे ले जाया गया जस्टिस रंजन गोगोई के घर में, और मुझे मजबूर किया गया माफ़ी मांगने के लिए। ये सारी बातें उस महिला स्टाफर ने अपने एफिडेविट में बोली। और देखो, जब ये सारी डिटेल्स मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में छपी तो बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। इसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई ने जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ मिलकर इस केस पे सुनवाई स्टार्ट की। सोच के देखिए, अपने ही केस में कोई पर्सन कैसे सुनवाई कर सकता है? ये तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। अपने केस में कोई भी पर्सन जज नहीं हो सकता। तो लोगों ने विरोध किया इस चीज़ का कि आप अपने केस में कैसे सुनवाई कर सकते हो, कैसे जज हो सकते हो। तो जस्टिस रंजन गोगोई ने एक इन हाउस कमेटी गठित की जिसको हेड किया जा रहा था प्रेजेंट चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के द्वारा। और इस कमेटी के द्वारा केस की जो हियरिंग हो रही थी वो एक्स पार्ट हियरिंग थी। एक्स पार्ट हियरिंग क्या होती है? अगर पिटिशनर हियरिंग में मौजूद ना हो तो भी कमेटी के द्वारा पिटिशनर के अगेंस्ट फैसला दिया जा सकता है। तो एक्स पार्ट हियरिंग थी। आरोप ये लगता है कि इस हियरिंग के दौरान जिस महिला स्टाफर ने आरोप लगाया था उनको ना तो वकील प्रोवाइड किया गया, ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया गया कि वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकें, और ना ही प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया गया। तो पिटिशनर ने इस कमेटी की हियरिंग से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, और इस कमेटी ने जस्टिस रंजन गोगोई को सभी चार्जेस से बरी कर दिया। इस कमेटी के फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के द्वारा प्रेस में तो रिलीज की गई, लेकिन फैसले की कॉपी कंप्लेनेंट को अवेलेबल नहीं करवाई गई। और देखो, हैरानी वाली बात यह है कि S.A. बोबडे जो कमेटी के हेड थे, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, यानी अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो S.A. बोबडे हैं जो उस कमेटी के हेड थे, और जस्टिस रंजन गोगोई ये रिटायर हो चुके हैं।
तो जस्टिस S.A. बोबडे ने उस फीमेल स्टाफर की सर्विस को फिर से बहाल कर दिया। मतलब जिन पर आरोप लगाया था जस्टिस रंजन गोगोई ने कि उनका आरोप मेरे ऊपर झूठा है, वो क्रिमिनल हैं, उनको फिर से सर्विस में रीइंस्टेट करने का आदेश दिया अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने। तो अगर देखो वो फीमेल स्टाफर वास्तव में क्रिमिनल थी तो उनकी सर्विस को फिर से बहाल क्यों किया गया है? सोचने वाली बात है। जब उनको डिसमिस किया गया था उसके बाद से जितने भी वेजेस बनते हैं उस फीमेल स्टाफर की, वो सारे वेजेस उन्हें दिए जाएंगे और उनकी 6 महीने की जो मैटरनिटी लीव ड्यू थी वो भी उनको दे दी गई है। तो इस संदर्भ में अगर हम जस्टिस रंजन गोगोई का नॉमिनेशन देखें राज्यसभा में तो ये गलत है। देखो, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो। इससे पहले लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस बहरुल इस्लाम को पार्लियामेंट में भेजा गया था, तब भी ऐसी ही कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी, क्योंकि आरोप उस समय ये लगा था कि लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा ने 1984 के एंटी सिख राइट्स में कांग्रेस को बरी कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी ने उनको इनाम दिया था राज्यसभा में भेजकर। और बहरुल इस्लाम से संबंधित जो कंट्रोवर्सी थी वो तो देखो और भी बड़ी थी। वो पहले पार्लियामेंट में थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने राज्यसभा से अपनी सदस्यता त्याग दी 1972 में और हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, लेकिन 1983 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। आरोप यह लगता है बहरुल इस्लाम ने कांग्रेस की मदद की। एक फाइनेंशियल स्कैंडल का इशू था उस समय और आरोपी थे कांग्रेस के बिहार के सीएम। तो कांग्रेस के बिहार के सीएम को क्लीन चिट दे दी गई थी जस्टिस इस्लाम के द्वारा। बट देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, पहले जो कुछ हुआ ये प्रोपराइटी के अगेंस्ट था, यानी लेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा को और जस्टिस इस्लाम को कांग्रेस पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट में नहीं भेजना चाहिए था। बट आज जो हो रहा है वो भी प्रोपराइटी के अगेंस्ट है। मतलब आप पुरानी चीज़ों को बताकर कि पहले भी ये हुआ है फिर से गलत नहीं कर सकते। और देखो, जस्टिस रंजन गोगोई का ये कहना कि मैंने राज्यसभा की सदस्यता को इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि मैं ये इंश्योर करूँगा एग्जीक्यूटिव के बीच और जुडिशरी के बीच कोहेशन हो, यानी सामंजस्य स्थापित हो। तो आर्टिकल में कहा जाता है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई अब रिटायर हो चुके हैं, वो जुडिशरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, तो वो कैसे कोहेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में अच्छी स्पीचेस देंगे, लेकिन इससे इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि नुकसान होगा। नुकसान देखो ये होगा कि जनता का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है जुडिशरी में। जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, लोगों को लगता है कि जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करती, सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं और अपने अपने लिए बेनिफिट्स सिक्योर करते हैं पद पर रहते हुए। 1997 में चीफ जस्टिस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जजेस का कंडक्ट कैसा होना चाहिए इससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया, 16 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस, जिसका नाम था रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। इसमें 6th जो पॉइंट था वो ये था, जज को देखो अपने ऑफिस की डिग्निटी मेंटेन करते हुए अलूफ रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। 7वां पॉइंट, जज को ऐसे केसेस पे सुनवाई नहीं करनी चाहिए जिनमें उनका कोई फैमिली मेम्बर, कोई क्लोज फ्रेंड इन्वॉल्व हो। लेकिन देखो, आज के समय में जजेस जो हैं इन पॉइंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि जज रहते हुए भी बहुत से जज पॉलिटिकल लीडर्स की तारीफ करते हैं और बाद में उन्हीं से संबंधित केसेस की सुनवाई भी करते हैं। देखो, अगर किसी जज का कोई दोस्त है, कोई पॉलिटिकल लीडर काफ़ी पुराना दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि जज बनने के बाद दोस्ती तोड़ दी जाए। बट एथिक्स ये कहते हैं कि वो जज उस पॉलिटिकल लीडर से संबंधित किसी केस में सुनवाई ना करें, अपने आप को अलग कर ले उस केस से।
बट आजकल ऐसा कम होता है। देखो, इस प्रकार की कंट्रोवर्सी तब भी जनरेट हुई थी, आपको याद होगा, जस्टिस सीकरी ने एक पोस्ट स्वीकार की थी रिटायर होने के बाद। लेकिन जब कंट्रोवर्सी जनरेट हुई तो जस्टिस सीकरी ने उस पोस्ट को एक्सेप्ट करने का जो अपना डिसीजन था उसे चेंज कर दिया, यानी वो पोस्ट स्वीकार नहीं की। तो उस समय भी हमने कुछ अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि रिटायर होने के बाद सरकार से किसी पोस्ट को जज के द्वारा स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। 12 फरवरी को हमने वो आर्टिकल डिस्कस किया था, उस आर्टिकल के पॉइंट्स भी जल्दी से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जस्टिस AK सीकरी, इन्होंने गवर्नमेंट के एक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअल में एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी। जिस पैनल ने फॉर्मर CBI चीफ आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया था, उस पैनल में जस्टिस AK सीकरी भी शामिल थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री थे और लोकसभा में जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता भी थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इनका वोट काफ़ी अहम था। इन्होंने अपना वोट दिया कि हाँ, फॉर्मर CBI चीफ आलोक वर्मा को पद से हटा देना चाहिए। तो इन पर आरोप लगे कि इन्होंने दिसंबर में ही, यानी ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले ही सरकार की तरफ से एक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तो अपने इस फैसले से वो सरकार की मदद कर रहे हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते हुए जस्टिस AK सीकरी ने उस पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और सरकार को कहा कि आप मुझे कंसिडर मत कीजिए उस पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के लिए। कहने का मतलब देखो ये है, जजेस रिटायरमेंट होने के बाद सरकार की तरफ से जो जॉब ऑफर लेते हैं, इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होती है। क्योंकि शक तो जाता ही है जनता को कि सरकार ने इस जज की मदद की, यानी रिटायरमेंट होने के बाद जॉब ऑफर की, बदले में जाते जाते जज सरकार की मदद कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया जाता है यहां पे MC चागला का। MC चागला सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसके अलावा फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सतालवाद, दोनों देखो फर्स्ट लॉ कमीशन के मेंबर थे। फर्स्ट लॉ कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन में यह साफ तौर पे बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ऑफर स्वीकार नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे जनता में गलत संदेश जाता है। उनको लगता है कि सरकार ने उनकी मदद की, बदले में जजेस ने जाते जाते सरकार की मदद की। यह नहीं होना चाहिए। लेकिन MC चागला, जिन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर अपने साइन किए थे, उन्होंने साइन करते ही सरकार की जॉब एक्सेप्ट कर ली। वो इंडियन एम्बेसडर बने USA में 1958 से 1961 के बीच, बाद में इंडियन हाई कमिश्नर बने UK में 1962 से 1963 के बीच, और बाद में वो देश के एजुकेशन मिनिस्टर बने और बाद में मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स भी बने। किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं MC चागला की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायर हो चुके थे और फर्स्ट लॉ कमीशन के मेंबर भी थे। उन्होंने फर्स्ट लॉ कमीशन की मेंबर के तौर पे रिकमेंडेशन दी कि जजेस को रिटायरमेंट के बाद सरकार से जॉब ऑफर स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही जॉब ऑफर स्वीकार कर लिया सरकार से। तो इसके बारे में MC सतालवाद लिखते भी हैं कि MC चागला, यानी मेरे जो लॉ कमीशन थे, मेरे जो कोलीग थे लॉ कमीशन में, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे। जैसे ही उन्होंने उस रिपोर्ट पर साइन किया कि जजेस को जॉब नहीं लेनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने खुद ही सरकार से जॉब ऑफर स्वीकार कर लिया। लेकिन देखो, अगर हम MC चागला के ट्रैक रिकॉर्ड को कंसिडर करें तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया बाद में जिससे लगता हो कि हाँ, वो सरकार का बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। इवन एक फैसला था 1965 में, एज ए एजुकेशनल मिनिस्टर उन्होंने डिक्लेयर किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस टैग को नहीं डिजर्व करती है आर्टिकल 30 सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। उनके कोलिग्स ने भी MC चागला के इस व्यू का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, लेकिन उन्होंने अपनी ऑनेस्ट जो राय थी वो व्यक्त की। आगे देखो, आर्टिकल में एक रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, एक रिसर्च का हवाला दिया जाता है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ये पॉइंट आउट करता है 100 में से 70 जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रिटायर होने के बाद सरकार की तरफ से जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ वो जॉब करते हैं? या तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया में, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन में, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। अभी फिलहाल देखो, एक केस चल रहा है रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।
केस किससे संबंधित है? इश्यू ऑफ ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जुडिशरी से संबंधित है। यह केस किस प्रकार से सरकार जुडिशरी के काम को सौंपती जा रही है ट्रिब्यूनल्स को, और इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होती जा रही है। इसमें कोर्ट के मित्र हैं सीनियर काउंसिल अरविंद पी दातर। अपने आर्गुमेंट्स रखते हुए इनके द्वारा कहा गया, देखो ट्रिब्यूनल्स में अभी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है ट्रिब्यूनल में जज कौन बनेगा, और सरकार वो जजेस जो रिटायर हो जाते हैं उनको खुश होने के लिए ट्रिब्यूनल्स में जॉब दे देती है सरकार उनको। लेकिन सोच के देखिए, ट्रिब्यूनल में ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो किसके अगेंस्ट होते हैं? सरकार के अगेंस्ट होते हैं। सरकार मेजर लिटिगेटर होता है ट्रिब्यूनल में। सरकार ही ट्रिब्यूनल में अपॉइंटमेंट्स कर रही है और सरकार से संबंधित ही केस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में। तो जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है ट्रिब्यूनल में, क्या वो सरकार का साथ नहीं देंगे? क्या वो उस सरकार का साथ नहीं देंगे जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है? तो यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है बहुत बड़ा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, ट्रिब्यूनल में जो जज होते हैं उनको तो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ट्रिब्यूनल में, और ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो सरकार से ही संबंधित होते हैं। जो जिस अथॉरिटी ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो जो पर्सन होगा वो उस अथॉरिटी की मदद करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे जस्टिस के खिलाफ बात चली जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या सॉल्यूशन निकाला जाए इस चीज का? देखो, इंडिया में जजेस की जो रिटायरमेंट एज है कंपैरेटिवली लो है। हाई कोर्ट का कोई जज 62 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाता है। दूसरे देशों में रिटायरमेंट एज काफी ज्यादा है। तो यह भी बात सही है कि जजेस का जो टैलेंट है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, इतनी ज्यादा नॉलेज है, वो वेस्ट हो जाएगी अगर उसे यूज नहीं किया जाएगा। तो कैसे जजेस की नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए? देखो, ट्रिब्यूनल्स में जजेस को रिटायर होने के बाद अपॉइंट किया जाता है, इस चीज में कुछ गलत नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यह गलत है। तो क्या हो सकता है? एक चीज यह हो सकती है, एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें मेजॉरिटी जो है वो जजेस हों या फिर रिटायर्ड जजेस हों। मतलब सरकार के नुमाइंदों की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए उस कमीशन में। वो कमीशन डिसाइड करेगा कि ट्रिब्यूनल में किस जज को रिटायर होने के बाद अपॉइंट करना है और किस जज को नहीं अपॉइंट करना है। तो इससे देखो दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। एक तो ट्रिब्यूनल्स में जब अपॉइंटमेंट्स किसी कमीशन के द्वारा डिसाइड की जाएगी, तो वो जजेस जो ट्रिब्यूनल में काम करेंगे वो सरकार का साथ नहीं देंगे, वो निष्पक्ष होकर केसेस का निपटारा करेंगे क्योंकि सरकार ने उनकी अपॉइंटमेंट को डिसाइड नहीं किया है। दूसरा फायदा यह होगा, रिटायरमेंट के बाद जजेस के एक्सपीरियंस, जजेस की नॉलेज, जजेस के टैलेंट का इस्तेमाल हो सकेगा। वैसे इसका तीसरा फायदा यह भी होगा, देखो अगर कुछ जजों को यह लगता है, कुछ जजेस को यह लगता है कि अभी हमारे में काम करने की क्षमता है और हमें रिटायरमेंट के बाद जॉब चाहिए, तो वो कमीशन के पास जा सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि हमें जॉब करनी है रिटायरमेंट के बाद, हमें आप कहीं ना कहीं जॉब दीजिए। तो उनको जॉब मिलेगी उनके सामर्थ्य के हिसाब से, एक्सपर्टीज के हिसाब से। तो वो जज भी जाते जाते सरकार के पक्ष में फैसला नहीं देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज रिटायर होने वाला है और वो सरकार के पक्ष में फैसला दे क्योंकि उसको लगता है सरकार ही उसे पोस्ट रिटायरमेंट जॉब दे सकती है। अगर सरकार जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं देगी, एक अलग से कमीशन देगा, तो फिर वो जाते जाते सरकार के पक्ष में फैसला नहीं देंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इसमें वैसे देखो एक बात ये बोली जाती है, सरकार यानी पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहुत जल्द कानून नहीं बनने वाला है। तो आवश्यकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे कुछ गाइडलाइंस जारी करे, कुछ कानून बनाए, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। मतलब वैसे तो कुछ लोग यूं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं आता है ये चीज कि इसके लिए कानून बनाना। लेकिन पास्ट में जैसे विशाखा गाइडलाइंस हैं, वर्क प्लेसेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होती थी वुमन की, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की। वो गाइडलाइंस तब तक इफेक्टिव रही जब तक कि पार्लियामेंट में वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित कानून नहीं बन गया। और जैसे ही कानून बन गया, वो विशाखा गाइडलाइंस जो थी वो पब्लिक डोमेन से इंप्लीमेंट होना उनका बंद हो गया। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तब तक जजेस की पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से संबंधित गाइडलाइंस जारी कर सकता है जब तक कि पार्लियामेंट इस इशू पे कानून नहीं बना सकता है। और ये आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है अगर हमें जुडिशरी की इंटीग्रिटी को बरकरार रखना है। क्योंकि देखो, जजेस ऑनेस्ट होने ही नहीं चाहिए सिर्फ, बल्कि पब्लिक को लगना भी चाहिए कि वो ऑनेस्ट हैं।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जजेस की पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के बारे में। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जुडिशरी नीड्स ए मैकेनिज्म टू रेगुलेट पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स। कमेंट करना है स्टेटमेंट पे 250 शब्दों में। जुडिशरी को ऐसे मैकेनिज्म की आवश्यकता है जो कि पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स को रेगुलेट कर सके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।